प्रिय विद्यार्थियों, शास्त्री तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में समय समय पर इतिहास के विविध भाग, हिंदी साहित्य के इतिहास के विविध भाग, कालखंडों के इतिहास के बारे में जानते रहे हैं और उसका अध्ययन करते हुए तत्कालीन साहित्य सृजकों को हमने पढ़ा है। इसी प्रकार इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में आधुनिक काल और आधुनिक काल के कवि हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में काल विभाजन के दौरान पढ़ा था कि हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को मोटे रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल है। आधुनिक काल का कालखंड संवते 1900 से प्रारंभ होकर निरंतर जारी है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये नामकरण जो है ये संबंधित कालखंड के साहित्य की प्रवृत्तियों, कई बार कवि विशेष या पद्धति विशेष के आधार पर दिया जा सकता है। जैसा कि भक्ति काल और प्रारंभिक काल, जिसे हम वीर गाथा काल, वीर भावना के कारण कहते हैं, वैसे ही इस काल को आधुनिक काल नाम दिया गया। निश्चित रूप से आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि वो कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिनके आधार पर हमने इसे आधुनिक काल नाम दिया। निश्चित रूप से आधुनिक शब्द नवीन अथवा वर्तमान का द्योतक है। इसलिए आधुनिक काल की प्रवृत्तियों या उसकी विशेषताओं को समझने से पहले हमें आधुनिक शब्द की अवधारणा को समझ लेना चाहिए। आधुनिकता शब्द एक सापेक्ष अर्थ व्यक्त करता है। प्राचीन मूल्यों की सापेक्षता में वर्तमान नवीन मूल्य निश्चय ही आधुनिक हैं, जबकि भावी पीढ़ी इन वर्तमान मूल्यों को पुराने मूल्य कहकर तिरस्कृत करेगी। वस्तुतः आधुनिकता की व्याख्या अतीत की सापेक्षता में ही की जा सकती है। अतीत से नितांत निरपेक्ष रखकर आधुनिकता की व्याख्या नहीं हो सकती। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझना चाहिए कि जो विगत या बीते हुए समय के जो मूल्य थे, जो आदर्श थे, उनसे हटकर जब नए युग में नवीन मूल्य या आदर्शों की स्थापना होती है तो वह आधुनिक कहलाते हैं। तो जब भी हम आधुनिक शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमें उसके सापेक्षता में अतीत पर भी एक दृष्टि डालनी होगी। आधुनिकता के लक्षणों को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि सबसे पहले आधुनिकता एक जो शब्द है वो सापेक्षिक है। आधुनिकता की व्याख्या अतीत की समकक्षता एवं सापेक्षिकता में ही संभव है।
जो आज आधुनिक है वो कल पुराना हो जाएगा। यानी हर नई पीढ़ी के लिए उसका काल अधिक आधुनिक होगा। जैसे कि आप अपनी पीढ़ी से अधिक, पुरानी पीढ़ी से अधिक आधुनिक है और आपके आगे आने वाली पीढ़ियां आपसे अधिक आधुनिक होगी। अनुभूति और संवेदना का नयापन ही आधुनिकता है। यानी कि इससे पूर्व के जो हमारे कालखंड थे उनमें जो एक भावानुभूति या संवेदना साहित्य में निहित थी, उस संवेदना या भावानुभूति से हटकर इस आधुनिक साहित्य में एक नई भावानुभूति और एक नई संवेदना को स्थान मिला। आधुनिकता संपूर्ण विकास एवं प्रगति का केंद्र मानव को मानती है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है आधुनिकता की अवधारणा का, कि आप विकास और प्रगति का जो केंद्र है वो पूरी तरह मानव है यहाँ, अर्थात मानव मात्र का विकास, उसकी प्रकृति ही आधुनिकता के मूल में है। आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है। यानी आधुनिकता की अवधारणा को मानने वाले या आधुनिकता के विचार को स्वीकार करने वाले लोग सबसे पहले मानवतावादी दृष्टिकोण को महत्व देते हैं। साहित्य में आधुनिक से अर्थ मध्यकाल से भिन्नता है। मध्यकाल अपनी जड़ता, अपनी रूढ़िवादिता एवं अवरोध के कारण स्थिर हो गया था। उसमें एक रास्ता आ गई थी। इसे विशिष्ट एवं गत्यात्मक बनाने वाले मूल्य ही आधुनिक मूल्य हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आदि काल से लेकर आपने रीति काल तक का पिछली कक्षाओं में पढ़ा और आपने देखा कि वहाँ हमारा चाहे काव्य का भाव पक्ष हो या कला पक्ष हो, उसमें एक निश्चित परंपरा को हम महत्व देते रहे, थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ। यानी आदि काल में वीर रस की प्रधानता रही और वहाँ जो काव्य का विषय था वो राज परिवार था या उच्च कुल था। भक्ति काल में वो ईश्वर की ओर उन्मुख हो गया और रीति काल में आकर ईश्वर के माध्यम से कवि अपनी बात कहने लगा। यानी अपनी भावनाओं को उसने राधा और कृष्ण पर आरोपित कर दिया, जिसे हम बहुत विस्तार से पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से एक रास्ता या एक प्रकार की जड़ता वहां लंबे समय से आ गई थी। इसे विशिष्ट एवं गत्यात्मक बनाने वाले मूल्य ही आधुनिक मूल्य हैं। धर्म, दर्शन, साहित्य सभी के प्रति नवीन दृष्टिकोण का आविर्भाव आधुनिकता की पृष्ठभूमि में है। यानी धर्म को एक नए ढंग से सोचना, दर्शन की एक नई परिपाटी होना और साहित्य में नई भाव संवेदना और नए साहित्यिक उपादानों का प्रयोग इसमें सम्मिलित है। अपने ज्ञान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के कारण आधुनिक काल मध्यकाल से अलग हुआ
औद्योगिकीकरण, नगरीकरण और बौद्धिकता के फलस्वरूप नवीन दृष्टिकोण विकसित हुआ। जैसे जैसे विज्ञान तकनीकी का विकास होता गया, वैसे वैसे औद्योगिकीकरण का विकास हुआ। भारत जो एक ग्रामीण संस्कृति का देश था, वहाँ नगरीकरण या शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी और साथ ही बौद्धिकता का भी प्रचार प्रसार हुआ। इन सब ने मिलकर एक नवीन दृष्टिकोण विकसित किया। विज्ञान की प्रगति ने मानव को बुद्धिवादी बना दिया, यानी अब वो बुद्धि और तर्क या विवेक से अधिक सोचने लगा। इसी बीच नीत्शे की एक घोषणा कि ईश्वर मर गया ने बौद्धिक जगत में एक क्रांति ला दी। नीत्शे जो कि एक दार्शनिक थे और उन्होंने एक दिन ये घोषणा की कि ईश्वर मर गया है। इस कथन ने सारी बौद्धिक जगत में एक हलचल सी मचा दी। इसका क्या प्रभाव हुआ कि जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, उनमें पाप पुण्य, धर्म अधर्म, अच्छे बुरे की कसौटियां जो धर्म ग्रंथों में निर्धारित की गई थी, उन पर प्रश्न चिन्ह लग गया। अर्थात लोग प्रश्न करने लगे। परिणामतः पुराने मूल्य विघटित हो गए। आधुनिकता का अर्थ प्रगतिशीलता भी है, यानी प्रगति का अर्थ आगे की ओर बढ़ना, विकास करना, विकसित होना, जहां है उससे आगे की ओर उन्मुख होना। अस्तित्ववादी जीवन दर्शन ने पूर्ववर्ती चिंतन की बुनियाद हिला दी। उसने कुछ बुनियादी सवाल खड़े किए। ये सवाल है अकेलापन, कुंठा, संत्रास, मृत्युबोध, स्वतंत्रता, निराशा एवं व्यग्रता। इन तमाम प्रवृत्तियों के बारे में हम अगली कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। तो मानव अस्तित्व या व्यक्ति के अस्तित्व की क्या भूमिका है, इसको यह महत्व दिया गया। इससे पूर्व के साहित्य में, जैसे कि आपको विदित है, हम जानते हैं कि इससे पूर्व, आधुनिक काल से पूर्व, साहित्य में आम आदमी या साधारण व्यक्ति की कहीं कोई बात नहीं थी। जहां एक और वीरगाथा काल में कविता का विषय राजा था या उसके जीवन से जुड़े हुए वीर भाव से युक्त या श्रृंगार से युक्त विषय थे, वहीं भक्ति काल में ईश्वर, आध्यात्मिकता और सामान्य जन मानस के लिए परलोक सुधार की बात कहीं कहीं इस लोक में
जीवन को सुधारने या आत्मज्ञान की बात भी कबीर जैसे कवियों ने की। और रीति काल में हम श्रृंगारिकता की अति राधा कृष्ण के नाम पर देख ही सकते हैं। तो वहाँ साधारण लोगों के लिए कहीं कोई स्थान नहीं था। आधुनिक काल में पहली बार साधारण या सर्वहारा वर्ग की बात